कहाँ सोए हो विश्व गुरु जी, कहाँ सोए हो विश्व गुरु जी। आँख तो खोलिए, आँख तो खोलिए। यहाँ युवा बैठे अनशन पर, यहाँ युवा बैठे अनशन पर। कुछ तो बोलिए, आज कुछ तो बोलिए। कहाँ सोए हो विश्व गुरु जी, आँख तो खोलिए। दुनिया में सबसे ज्यादा भारत क्यों कर्जदार है, दुनिया में सबसे ज्यादा भारत क्यों कर्जदार है। भारत की गुलामी से तुमको क्यों प्यार है, क्यों कर्ज में डूबा भारत, इस पर तो बोलिए। कहाँ सोए हो विश्व गुरु जी, आँख तो खोलिए, आँख तो खोलिए। मंदिर को रखाने वाले मंदिर को लूट रहे हैं, मंदिर को रखाने वाले मंदिर को लूट रहे हैं। जो फिरते थे मारे मारे, कारों में वो घूम रहे हैं, कारों में घूम रहे हैं। जब सत्ता में बैठे हिमाती, वो फिर क्यों नहीं लूटते। कहाँ सोए हो विश्व गुरु जी, आंखें क्यों नहीं खोलते। यहाँ युवा बैठे अनशन पर, मुझे कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। दुनिया में डंका बाजे, भारत में क्यों नहीं बजता। दुनिया में डंका बाजे, भारत में क्यों नहीं बजता। यहाँ चीन घुसा सीमा में, वो पीछे क्यों नहीं हटता। यहाँ चीन घुसा सीमा में, वो पीछे क्यों नहीं हटता। और मन की बात तो खूब करे, ये मन की बात तो करते हैं, इस पर क्यों नहीं बोलते। कहाँ सोए हो विश्व गुरु जी, आंखें क्यों नहीं खोलते, क्यों नहीं खोलते। अविनाश पांडे जैसे अधिकारी को इस तरह की जो हरकत की है, उसकी वजह से, इनकी सोच की वजह से पुनरावृत्ति हुई। यानी एक अधिकारी का मन तो एक तरह से बड़ा कोमल होता है, सुकोमल होता है, मृदुभाषी होता है। वो आता है, कितना भी दर्द में कोई आया हो, कितनी भी पीड़ा में कोई आया हो, उसके ऊपर हाथ फेर के उसको संतुष्ट करके अपनी भाषा से उसको बिल्कुल ऐसे ठंडा कर। भी एंगल बताया जा रहा है। देखिए, जाति का एंगल तो मनुवाद तो हमेशा इस जाति को हमेशा टारगेट पर रखता ही है। अरे कहीं तुम 100 खड़े हो और वो 5 भी आ जाएं, तो 5 भी तुमसे घृणा ही करेंगे। और बहुत सारे लोगों को उन्होंने अपने साथ इसलिए तो जोड़ा हुआ है, उन्हीं को हमारी अपनी सोच के लोग हमारे समाज से उनके साथ जुड़े हुए। वो कभी मुंह नहीं खोलते, वो कभी लड़ाई नहीं लड़ते। एक अधिकारी का टेम्पर इतना हाई हो सकता है, आकर धड़ाधड़ थप्पड़ मारने शुरू कर देते हैं। वो अधिकारी था कब? ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है कि वो अधिकारी नहीं है, इन लोगों को लेटर देकर भेजा गया है। आरएसएस से ये लोग निकल के आते हैं, उन्हीं की मानसिकता के ये लोग हैं। उन्हीं को ये ऑर्डर दिया गया कि आप बेखबर बेखट होकर ये काम करिए, जुल्म करिए, हम तुम्हारे पीछे खड़े। तो ये तो हमें देखना है। जब गाड़ी में इतने लोग थे, किसी भी अधिकारी को किसी भी अगर यदि अपने लिए न्याय मांग रहा है, इस तरह से हाथ नहीं उठा सकता। और आप अपने बचाव में, कानून में लिखा हुआ है, अगर इलीगल तरीके से आपको पीटता है, मारता है, तो आप अपने बचाव में अपना बचाव कर सकते हो। तो वो उसकी कीमत चुका रहे हैं। इस तरह से जब किसी को इनाम दिया जाता है किसी पद का, तो वो कीमत चुकाते हैं, और जो ऊपर से इशारा होता है वही काम करते हैं। और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जुल्म तुम पे होना एक स्वाभाविक है, तुम पे जुल्म होते रहेंगे, आपको हक मांगने का अधिकार
नहीं है, वो दिखाने की कोशिश कर रहा था। अगर ये पुलिस वैन में भी हमला कर सकते हैं क्या पुलिस? देखिए, पुलिस वैन में तो क्या, किसी पर भी किसी भी कीमत पे हमला नहीं कर सकते। उनका कानूनी तौर पर हक ये बनता था कि उनकी बात को सुना जाता। अगर ये तुम्हें कार्रवाई नहीं करनी थी, लेकिन उनको आश्वासन में दिया जाना चाहिए था। उनको मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया, उनको मानसिक तौर पर तोड़ दिया गया, और पूरे देश के दलित आदिवासी को ये संदेश दिया गया कि हमारे पास खबरदार जो न्याय लेने के लिए आप आए, आपको न्याय हमसे उम्मीद मत करना, और ना ही हम न्याय देंगे। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था। मैं समझता हूँ, मान जाओ सुधर जाओ। रवि गौतम की कोई गलती थी? उसकी गलती यही थी कि उनके न्याय मांगने के लिए वहां गए थे। अब इसको गलती कह लो। अगर इस तरह की गलती अगर हुई है तो ये गलती तो बराबर होगी। समाज, दलित समाज, बहुजन समाज इस तरह की गलती बराबर करता रहेगा, झुकेगा नहीं। इस समाज ने भी लड़ना सीख लिया है। घटना की बड़ी आलोचना हुई है, देखिए देश भर में, सोशल मीडिया पे। देखिए, सोशल मीडिया पे तो आलोचना हुई। बताइए कितने पार्टी के नेताओं ने इसकी आलोचना की, कितने ब्राह्मणवादियों ने आलोचना की। आज एक तरह के जो भरतवारी जैसे आतंकी को ये अमर शहीद बताया जा रहा है, तो इनकी मानसिकता देख लीजिए। वो भी, उसके तो हाथ में पिस्टल थी, और वो पुलिस वालों को सीधे धमका रहा था, कई दिन से उनको चुनौती दे रहा था। अगर उसको पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया, अगर किसी पुलिस वाले को मार दिया जाता, तो उसके तो बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाता। अगर पुलिस वालों ने उसको मार, दलित न्याय भी नहीं मांग सकते सड़कों पर? देखिए, मनुवाद में तो ऐसा ही लिखा हुआ है। उन्होंने ऐसा ही एक एजेंडा बनाकर तैयार कर दिया कि हमारे राज्य में हम रेप करें, बलात्कार करें, मारे पीटे, काट दें, तुम्हारा हक अधिकार छीन लें, तुम्हें न्याय मांगने का हक नहीं है। ये तो हमें सोचना है कि हमने अपनी लड़ाई को किस तरह से लड़ना है। टुकड़ों में लड़ना है, संगठित होकर लड़ना है। जिस दिन संगठित होकर लड़ने लग जाएंगे और जैसे को तैसा वाली भाषा में जवाब देने लग जाएंगे, तो समझो ऐसे मामले नहीं उठाएंगे। और ऐसे मामले उठने का उद्देश्य यही है। दलित इंसान नहीं होते क्या? उनकी नजर में इंसान नहीं है। आजादी से पहले, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से पहले और आजादी के बाद, तो दलित पूरी तरह इंसान थे, देशभक्त थे। और आज जैसे ही 2014 के बाद देश की सत्ता में बीजेपी आरएसएस का मुखौटा बन के सत्ता में काबिज हुई, तब से उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि आप जो है यहाँ आप आजाद नहीं हो। उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। इसका मतलब क्या था? ये समझा नहीं, हम जैसे तो समझे हुए थे। दलित बेटी के साथ रेप होता, हत्या होती है, क्या उसको न्याय मांगना भी अपराध है क्या? देखिए, दलित उसके लिए सड़कों पर आना, देखिए, दलित की बेटी को अपनी बेटी समझते कब है? उनके साथ जुल्म करना, रेप बलात्कार करना, वो अपना हक समझते हैं। उनकी मनुस्मृति जैसी एक बड़ी ही गिरी हुई नीच सोच की किताब में यही लिखा हुआ है। वो इस तरह से ये पुनरावृत्ति हो रही है, इस तरह के जुल्म हो रहे हैं। तो ये मनुवाद का आतंक है। मैं इसे मनुवादी आतंक कहता हूँ। कहीं भी दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके पीछे मनुवाद, उसके पीछे ब्राह्मणवाद। और जब वो न्याय मांगने जाते हैं कानून के माध्यम से, उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं, उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, उनको बेइज्जत किया जाता है, और यहाँ तक कि उन पर लाठियां बजाकर उनको बंद कर दिया जाता है। और बंद करने के बावजूद फिर उनको अंदर उन पर पिटाई करते हैं। तो ये एक तरह से मनुवाद की शुरुआत है देश के अंदर। अगर इससे नहीं निपटा गया तो मैं समझता हूँ कि देश को गुलाम होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मुट्ठी भर लोग जहाँ चाहो वहाँ उत्पात मचाते फिर रहे। इसकी वजह क्या है कि हमारा समाज टुकड़ों में बटा हुआ है। अगर यदि कहीं खटीक पर जुल्म हुआ तो जाटव नहीं जाता, वाल्मीकि पे हुआ तो खटीक नहीं जाता, वाल्मीकि नहीं जाता। इस तरह से जब समाज बट जाते हैं तो इस तरह के जुल्मों की पुनरावृत्ति लगातार निरंतर होती रहती है और न्याय मिलने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इस तरह की अगर यदि कहीं जुल्म होते हैं तो समस्त, मैं तो एससी के लिए बोलता हूँ। बड़े अधिकारी एसएसपी हो भी अविनाश पांडे, क्या उनसे ऐसी उम्मीद की जा सकती है? देखिए, अगर यदि वो कितने बड़े हो जाते और बड़े हो जाते ना, तो उनकी सोच जो मानसिकता है ना, ये सारा खेल मानसिकता का है। वो अपने काबिलियत के आधार पर तो बने नहीं है। उनको तो सिर्फ वहां ठप्पा लगाया, हाथ में लेटर दिया, जाइए जी आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। देखिए, मैं किसान आंदोलन में मैं उनके साथ जुड़ा रहा, महिला पहलवानों ने बड़ा जुल्म झेला, उनके साथ भी मैं जुड़ा रहा। आज जो देश का युवा, जो देश का वर्तमान है, देश का भविष्य है, देश के युवा के कंधों पर ही देश की जिम्मेदारियां हैं।
अगर युवा पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा तभी तो मेरा भारत दुनिया में नाम करेगा। लेकिन नहीं, इन नालायकों को इस युवा के भविष्य को बर्बाद करना है। पता नहीं कौन सा भारत बनाना चाहते हैं। चलो इसमें तो किसी एक जाति धर्म के लोग नहीं थे, इसमें तो तुम्हारी जाति धर्म के लोग भी थे। अगर तुम इनके साथ भी अगर इस तरह की घिनौनी हरकत कर सकते हो तो तुम छोड़ोगे किसको? तो मैं कह देना चाहता हूँ, या तो इनको देश के किसान ने झुकाया था, अब ये देश का युवा इनको नाक रगड़वाएगा। ये देश का युवा है, ये झुकेगा नहीं, पीछे हटेगा नहीं। पर सरकार भी तो मजबूत है ना। देखिए मजबूत सरकार हो कुछ भी हो, सरकार देश की जनता के कंधों पे चलती है। जिस दिन आपने देखा हुआ बांग्लादेश में क्या हुआ, आपने देखा नेपाल में क्या हुआ, आपने श्रीलंका का उदाहरण आपके सामने है, पाकिस्तान ये का। भारत है ना। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, या संविधान का राज है। देखिए संविधान का राज वहां भी था, और जब इस तरह की आताताई सोच के लोग सत्ता में काबिज हो जाते हैं तो उनको सबक सिखाने के लिए इस तरह के क्रांतिकारी युवा अब जो सामने आ चुके हैं, इस तरह के युवा की जरूरत थी, अब वो आगे आ चुके हैं। उसमें सारा विपक्ष सरकार को घेरेगा, युवा की नौजवान की बात रखेगा। धर्मेंद्र प्रधान जो आताताई है, जिसने संविधान की शपथ तो ली थी, युवा के भविष्य को उज्जवल बनाने की शपथ ली थी, लेकिन उसने युवाओं के भविष्य को अंधकार में बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2014 के बाद आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बात बन सकती है, व्यवस्था सुधर जाएगी? देखिए एक सोच जाएगी कि अगर इसने गलत काम किया था तो उसको हटा दिया। वैसे मुझे ऐसा लगता नहीं है कि सुधरेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेता को अगर ये हटा देते तो युवा को थोड़ा मनोबल बढ़ेगा और वो अपने दोबारा अपनी पढ़ाई लिखाई में शिक्षा में दोबारा लगेगा। लेकिन अगर यदि उनको ये न्याय नहीं मिलता है और ये शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देता है तो मैं समझता हूँ युवा एक साथ अवसाद में चला जाएगा, टूट जाएगा, मजबूर हो जाएगा। कि मजबूर होकर हम आंदोलन करने गए थे तब भी हमारी बात नहीं सुनी गई। पुलिस सड़कों पे आंदोलन करने नहीं देती 1-2 घंटे, लेकिन इनको 24 दिन कैसे बैठने दे रही है? देखो सरकार को भी पता है, पुलिस प्रशासन को भी पता है कि ये हमारे देश के युवा है, भविष्य है, वर्तमान है, इसी के बूते पे हमारा देश का जिम्मेदारी है। और अगर यदि हम उसी को बर्बाद कर देंगे, उसी को पीट के भगा देंगे, इनको अच्छी तरह पता है कि लड़ाई बिल्कुल सच्ची लड़ाई लड़ी जा रही है, सरकार को पता है अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अहंकारिक सोच मानसिकता के वजह से वो इसको अभी इस्तीफा लेने में हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता बन गई है हम तो बड़े उच्च कोटि के लोग हैं। इन्होंने ऐलान कर दिया 20 तारीख को संसद का घेराव करेंगे। देखिए होगा, क्या वो सही है? बिल्कुल सही है। अगर यदि एक आंदोलन से अगर नहीं झुकते तो अगला कदम उठाने का युवा को हक है। वो अभी तो संसद का घेराव करें, फिर जहां भी जितने भी मंत्री उनका घेराव करें, जितने भी सांसद उनका घेराव करें। अब उनको मजबूर कर देंगे तो मैं समझता हूँ सब कुछ हो सकता है, सत्ता को भी गिराया जा सकता है, बदला भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। सब कुछ युवा देश की जनता का। सरकार मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम की बात करती हो तो वो शिक्षा की बात क्यों करेगी? देखिए उन्होंने राजनीति के लिए मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान आतंकी परजीवी खालिस्तानी का मुद्दा उठा के ये ले आते हैं, इनकी आदत बन चुकी है। लेकिन ये जो लड़ाई है ये बहुत बड़ी लड़ाई है। अगर इसमें सरकार को युवा की बात तब तक मान लेनी चाहिए थी, अगर नहीं माने तो मानी जाएगी, मना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, मना लेंगे।